हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉमर्स की वन लाइनर एमसीक्यूज़ में एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। आज की इस वीडियो में पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये पार्टनरशिप अकाउंट का पार्ट नंबर 6 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हुए देखते हैं कि आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म में किसकी सहमति से नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। यानी जब कोई नया पार्टनर साझेदारी फर्म में साझेदार बनना चाहता है तो उसको किसकी परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, किसकी परमिशन की नीड होती है कि उसको साझेदारी फर्म में प्रवेश बनाया जा सकता है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वर्तमान सभी साझेदारों की, फर्म के किसी भी साझेदार की, साझेदारों के बहुमत की और साझेदारों के 2/3 बहुमत की। नए साझेदार को साझेदारी फर्म में प्रवेश करते समय इसमें वर्तमान में जो भी हमारे पार्टनर होते हैं यानी कि ओल्ड पार्टनर जो भी होते हैं उनकी सहमति होना ज़रूरी है, तभी जा कर के नए पार्टनर को साझेदारी फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति है। यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार का खाता होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार का होता है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाम मात्र का खाता, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक खाता, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिगत खाता और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुनर्मूल्यांकन खाता जो है उसकी प्रकृति होती है नाम मात्र के खाते की, यानी कि ये एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 है, एक साझेदारी फर्म अवैध होती है जब, यानी कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जब साझेदारी फर्म अवैध हो जाती है, यानी कि वो पूरी तरीके से इलीगल हो जाती है। आइए ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, कोई एक साझेदार शत्रु देश का हो, वह असीमित समय के लिए स्थापित की गई हो, उसमें 7 साझेदार हों और ऑप्शन नंबर डी है, उसका निबंध साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत न हो। तो साझेदारी जो अवैध होती है वो हमारी कुछ कंडीशंस है, जैसे पार्टनरशिप फर्म में जब उसकी संख्या 50 होती है अधिकतम, अगर उसकी पार्टनरशिप फर्म में 51 संख्या हो जाती है तो इस कंडीशन में भी साझेदारी अवैध हो जाएगी। इन फ्यूचर कभी 2 से कम व्यक्तियों की संख्या हो जाती है तो तब भी साझेदारी अवैध हो जाएगी। और अगर साझेदारी फर्म में कोई शत्रु देश का नागरिक भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में हो तो तब भी साझेदारी अवैध हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा कि कोई एक साझेदार शत्रु देश का जब हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारी साझेदारी फर्म अवैध हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है। यानी कि कौन सा ऐसा लक्षण है या कौन सी ऐसी खूबी है जो हमारे साझेदारी संगठन में नहीं पाई जाती है। आइए ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है अविच्छिन्न उत्तराधिकार, दूसरा ऑप्शन है असीमित दायित्व, तीसरा ऑप्शन है एक समझौता द्वारा सृजन और डी ऑप्शन है ऐच्छिक पंजीकरण। देखिए जो इसमें डी ऑप्शन है ऐच्छिक पंजीकरण, ये साझेदारी फर्म में पाया जाता है कि साझेदारी जो फर्म का पंजीकरण होता है वो हमारी इच्छा पर निर्भर होता है, हम चाहें तो कराएं और न चाहें तो न कराएं। ऑप्शन नंबर सी है एक समझौता द्वारा सृजन, यानी कि एक अनुबंध द्वारा सृजन या एक अनुबंध के द्वारा हम पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं। और ऑप्शन नंबर बी है असीमित दायित्व, और पार्टनरशिप फर्म में जो सभी साझेदारों का दायित्व होता है वो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। यानी कि ये तीनों खूबी जो है हमारी पार्टनरशिप फर्म में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अविच्छिन्न उत्तराधिकार हमारे पार्टनरशिप फर्म में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, साझेदारी में अलिखित दायित्व को नए आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। जब भी साझेदारी फर्म में दायित्व की बात हो या संपत्ति की बात हो तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो पुनर्मूल्यांकन खाते में देखना। पुनर्मूल्यांकन खाता जब बनाया जाता है तो उस कंडीशन में ही संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन किया जाता है। वो कंडीशन तब एक्टिवेट होती है जब कोई नया पार्टनर साझेदारी फर्म में प्रवेश कर रहा हो, या जब कोई पार्टनर साझेदारी फर्म से रिटायरमेंट ले रहा हो, या मर गया हो, या इंसॉल्वेंट हो गया हो, दिवालिया हो गया हो, तो उस कंडीशन
कंडीशन में उस खाते को बनाया जाता है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि साझेदारी में अलिखित दायित्व को नए आर्थिक चिट्ठे में किसमें दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है संपत्ति पक्ष में, ऑप्शन नंबर बी है दायित्व पक्ष में, ऑप्शन नंबर सी है दोनों पक्ष में, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर लायबिलिटी की बात हो रही है, दायित्व की बात हो रही है, तो यानी कि हम जब दायित्व की बात हो रही है तो इसमें क्या होगा कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दायित्व पक्ष में अलिखित दायित्व को आर्थिक चिट्ठे में दर्शाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाहर जाने वाले साझेदार को देय राशि आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित की जाएगी उसके, यानी कि जो बाहर साझेदार जाने वाला है या कोई साझेदार रिटायरमेंट ले लेता है तो उस कंडीशन में जो उसको देने वाली राशि है वो आर्थिक चिट्ठे में किस रूप में प्रदर्शित की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बतला दूं कि जब भी कोई साझेदार को राशि देय होना होता है, अगर उसकी राशि का पूर्ण भुगतान नहीं होता है, आंशिक भुगतान होता है, तो उसको ऋण खाते में यानी लोन अकाउंट में उसकी राशि को ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है कि उसको देने वाली राशि को आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित की जाएगी, उसके किस रूप में प्रदर्शित की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है उसके दायित्व के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है संपत्ति के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है पूंजी के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी है ऋण के रूप में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसके ऋण के रूप में उसको आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है, यानी कि जब कोई नया पार्टनर साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो उसके संपत्ति में जब वृद्धि हो जाती है तो उस कंडीशन में कौन सा खाता हमारा क्रेडिट किया जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी दायित्व और संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन की बात होती है तो उस कंडीशन में पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ एवं हानि समायोजन खाता खोला जाता है, और अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसको क्रेडिट करेंगे लाभ एवं हानि समायोजन खाता में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाभ हानि खाते, लाभ एवं हानि समायोजन खाते को दोस्तों और क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन खाता, ये लाभ एवं हानि समायोजन खाता, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि संपत्ति के मूल्य में जब वृद्धि होती है तो उसको लाभ एवं हानि समायोजन खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि किसी समझौते के अभाव में यह माना जाता है कि एक नया साझेदार पुराने साझेदार से अपने लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है, यानी कि कोई साझेदारी फर्म है और उसमें हमने कोई समझौता नहीं किया है कि किसको किस परसेंट से प्रॉफिट या लॉस दिया जाएगा या इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। नॉर्मली पार्टनरशिप चल रही है कि जो भी जितनी भी पूंजी इन्वेस्टमेंट करेगा होने वाले लाभ और हानि को हम बराबर अनुपात में बांट लेंगे। तो उस कंडीशन में जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार से अपने लाभ का हिस्सा वो किस रूप में प्राप्त करता है या किस अनुपात में प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है नए अनुपात में, ऑप्शन नंबर बी है पुराने अनुपात में, ऑप्शन नंबर सी है त्याग के अनुपात में, और ऑप्शन नंबर डी है प्राप्ति के अनुपात में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में जो जैसे नॉर्मली चल रहा है वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो पुराने अनुपात में नए साझेदार को पुराने साझेदार अपनी पूंजी का हिस्सा देंगे। त्याग अनुपात वहाँ पे एक्टिवेट किया जाता है जब कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में ख्याति की रकम जब वो कैश ले आता है, नगद ले आता है, तो पुराने साझेदार उसको अपने त्याग के अनुपात में बांटते हैं, और पुराने साझेदार के द्वारा जो लाभ का हिस्सा छोड़ा जाता है नए पार्टनर के लिए उसको हम त्याग का अनुपात के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन हमारा यह है कि इसे कि साझेदारी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पर यह कह रहा है कि सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 12 सदस्य होने चाहिए, बी है 10 सदस्य होने चाहिए, सी है 14 सदस्य होने चाहिए, और डी है 20 सदस्य होने चाहिए। तो एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवश्यक सदस्यों की जो मिनिमम पर्सनों की जो संख्या है वो हमारी 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना होता है, यानी कि सहकारी समिति का पंजीकरण कराने के लिए कौन सा अधिनियम हमारे देश में बनाया गया है। जैसे कि हम कंपनी का अधिनियम कराते हैं तो उसको हम 2013 के अंतर्गत फिलहाल लिखते हैं। पार्टनरशिप हमारी आती है 1932 के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। तो सहकारी समिति का पंजीकरण जो है वो किस अधिनियम के अंतर्गत कराया जाता है, तो उसको कराया जाता है 1912, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। 1912 के अंतर्गत जो है 1912 के अंतर्गत सहकारी समिति का पंजीकरण कराना होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज की गणना हेतु निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जब कोई साझेदार साझेदारी फर्म से माल का या पैसों का जब आहरण करता है, ड्राइंग करता है अपने निजी उपयोग के लिए, तो उस कंडीशन में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है कि जब फर्म उससे आहरण पर किए गए ब्याज की वसूली करेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा है लागत विधि पे, ऑप्शन नंबर बी है पूर्ति की विधि पे, ऑप्शन नंबर सी है गुणन विधि के, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जब कोई साझेदार साझेदारी फर्म से आहरण करता है, चाहे माल का करे या कैश का करे, उस पर कुछ प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा। इस कंडीशन में हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको सी मानेंगे, यानी कि ये गुणन विधि के द्वारा ब्याज निकालने की गणना का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, साझेदारी का समापन जिस कारण हो सकता है वह है, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि साझेदारी का समाप्ति हो जाती है। ऐसी कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे साझेदारी की समाप्ति हो जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से दोस्तों देखना, यहाँ पे साझेदारी के समापन की बात हो रही है, न कि साझेदारी फर्म के समापन की। साझेदारी के समापन का मतलब यही होता है कि साझेदारी के समापन के बाद पुराने पार्टनर चाहे तो नए नाम से अपनी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें साझेदारी का समापन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए साझेदारी की मृत्यु हो जाने पर, ऑप्शन नंबर बी है किसी साझेदार का दिवालिया होने पर, ऑप्शन नंबर सी है सभी साझेदारों की सहमति द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो भी हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इन कंडीशनों में साझेदारी की समाप्ति हो जाती है, यानी कि साझेदारी की मृत्यु होने पर भी, कोई साझेदार अगर दिवालिया हो गया, या अन्य सभी साझेदारों की सहमति द्वारा भी पॉसिबल है कि हमारी साझेदारी की समाप्ति हो सकती है। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी साझेदार को दिया गया कमीशन क्रेडिट किया जाता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर को किसी लाभ के बदले या किसी कारणवश या किसी रीज़न से उसको कमीशन दिया जाता है, तो उस कंडीशन में साझेदारी फर्म में वो कौन सा ऐसा खाता होगा जिसमें वो उसको दिया जाने वाला कमीशन क्रेडिट किया जाएगा। आइए ऑप्शन को देखते हैं। लाभ हानि नियोजन खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में, ऑप्शन नंबर सी है चालू खाते में, और ऑप्शन नंबर डी है वसूली खाते में। ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करके क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन को आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लाभ एवं हानि नियोजन खाता ये एक प्रकार का पीएल टाइप का अकाउंट है, यानी कि साझेदारी फर्म में जब ये खाता बनाया जाता है तो इस कंडीशन में फर्म से रिलेटेड जो भी हानि होती है या लॉस होता है उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और फर्म की जो भी इनकम्स होती हैं, गेंस होती हैं, उनको इसमें क्रेडिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि लाभ हानि समायोजन खाता, ये उस कंडीशन में बनाया जाता है जब कोई पार्टनर साझेदारी फर्म में प्रवेश करे, या तो वो रिटायरमेंट ले ले, इंसॉल्वेंट हो जाए, या तो वो मृत्यु हो जाए। उस कंडीशन में संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तीसरा खाता हमारा आ रहा है चालू खाता। तो चालू खाता उस कंडीशन में बनाया जाता है जब हमारे फर्म का विघटन होता है, यानी कि हमारे फर्म की समाप्ति हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारा वसूली खाता सॉरी यहाँ पर चालू खाते की बात हो रही है। तो चालू खाता, वसूली खाता इस कंडीशन में बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी का ये होगा। और चालू खाता तो उस कंडीशन में बनाया जाता है जब हमको अपनी पूंजी को स्थिर रखने के लिए, यानी कि सदस्यों की पूंजी के अलावा फर्म से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं वो हम करंट अकाउंट चालू खाता बनाते हैं। और चालू खाता उस कंडीशन में बनाया जाता है जब हम अपनी पूंजी को स्थिर रखने के लिए पार्टनर ये तय करते हैं कि इसमें
कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल को दिखाएंगे, बाकी जो भी फर्म से लेन देन होंगे उसको हम करंट अकाउंट में यानी कि चालू खाते में दिखाएंगे। तो कमीशन जो क्रेडिट किया जाएगा वो अपने चालू खाते में क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिन जिन मदों से पार्टनरों की संपत्ति या पार्टनरों की पूंजी में बढ़ोतरी होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जब पार्टनरों की पूंजी में कमी होगी तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, साझेदारों को उनके द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाता है। यानी कि क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है कि अगर कोई साझेदार साझेदारी फर्म में ऋण देता है तो उसको कितने प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये समझ लीजिए, ऑप्शन जो हमारा दिया है ये इसमें क्लियर हो गया है ऑप्शन देने के हिसाब से कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साझेदारी फर्म में पार्टनरशिप डीड का निर्माण नहीं हुआ है, साझेदारी संलेख हमने नहीं बनाया है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जब साझेदारी संलेख नहीं बनाया जाता है तो हम उसको 6% की दर से वार्षिक ब्याज देंगे। कितने परसेंट की दर से? 6% की दर से वार्षिक ब्याज देंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट किया जाता है। यानी कि जब कोई किसी साझेदारी फर्म में कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, अपना रिटायरमेंट ले लेता है, तो जो भी उसके गुडविल की रकम होती है उसको किस अनुपात में या किसको क्रेडिट किया जाता है, आइए ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है केवल अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते में, ऑप्शन नंबर बी है केवल बचे हुए साझेदारों के खाते में, और ऑप्शन नंबर सी है सभी साझेदारों के खाते में, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो जब भी कोई साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उसको लेकर के, यानी कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के साथ साथ वर्तमान समय में जो भी हमारे पुराने पार्टनर हैं उनके साथ साथ उनके खाते में ये राशि को जो है क्रेडिट किया जाएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन होना चाहिए, केवल अवकाश ग्रहण करने वाले या केवल बचे हुए साझेदार, ये हमारा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होना चाहिए कि सभी साझेदारों के खाते में उनके ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुराने साझेदारों के द्वारा नए साझेदार के पक्ष में छोड़ा गया लाभ का अनुपात कहलाता है। पार्टनरशिप फर्म में जब कोई पार्टनर एंट्री करता है तो पुराने साझेदारों के द्वारा जो लाभ का हिस्सा अपने नए साझेदार के रूप में छोड़ा जाता है नए पार्टनर के लिए, न्यू पार्टनर के लिए, तो उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पुराना अनुपात, ऑप्शन नंबर बी है नया अनुपात, ऑप्शन नंबर सी है त्याग का अनुपात, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि पुराने साझेदार के द्वारा नए साझेदार के लिए अपने हिस्से का या अपने प्रॉफिट का जो सेक्रीफाई पुराने ओल्ड पार्टनर करते हैं, जो त्याग करते हैं नए पार्टनर के लिए, उसको हम कहते हैं सेक्रीफाइंग रेशियो, त्याग का अनुपात। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। त्याग का अनुपात के नाम से उसको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, कृत्रिम प्रकार की संपत्तियों को दर्शाया जाता है। कृत्रिम प्रकार की संपत्तियों किसे कहते हैं? कृत्रिम प्रकार की संपत्तियों को देखिए दोस्तों, जैसे कि ये वो संपत्तियां होती हैं जो कुछ महीने की या कुछ साल की होती हैं, और उसके बाद जो हमारा शेष बच जाता है उसको बैलेंस शीट के हम एसेट साइड में दिखा देते हैं। आइए ऑप्शन को देख लें। जैसे कि हमारा जो प्रारंभिक व्यय होता है, प्रारंभिक व्यय जो होता है ये हमारी कृत्रिम प्रकार की संपत्ति होती है, ठीक है। इसको ये एक प्रकार की अस्थगित आयगत व्यय भी होता है, ठीक है ना। तो कृत्रिम प्रकार की संपत्तियों को कहाँ दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, बी है आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, सी है पुनर्मूल्यांकन खाते में, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इसको आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, संपत्ति के मूल्य में कमी एवं दायित्व के मूल्य में वृद्धि साझेदारों में किस खाते में दिखाई जाती है? यानी कि संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि हो रही है, यानी कि हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, हमारे फर्म से पैसा जा रहा है, और संपत्ति के मूल्य में कमी होने का मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी इनकम्स जो है, हमारे डेटर्स जो है पैसा वो कम मिल रहा है या फर्म को नुकसान हो रहा है। तो इस कंडीशन में इस कमी को और या इस दायित्व में जो वृद्धि हो रही है इसको हम किस खाते में दर्शाएंगे? आइए ऑप्शन को देखते हैं।
ऑप्शन नंबर ए है पूंजी खाते में, ऑप्शन नंबर बी है पुनर्मूल्यांकन के ऋणी पक्ष में, ऑप्शन नंबर सी है पुनर्मूल्यांकन खाते के धनी पक्ष में और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कमी आती है तो उस कंडीशन में पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में इस मद को शो किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पुनर्मूल्यांकन खाते के ऋणी पक्ष में दायित्वों के मूल्य में जो वृद्धि हुई है इसको हम पुनर्मूल्यांकन खाते के या लाभ हानि समायोजन खाते के डेबिट पक्ष में इसको दर्शाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो कैसी लग रही है इसको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, वन लाइनर एमसीक्यूज, जैसे टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या झारखंड पीजीटी अभी रिसेंट में जो फॉर्म आया था उसके लिए है, या बिहार के स्टूडेंट 11-12 के या यूपी के 11-12 के जो लड़के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके भी पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। सो प्लीज़ आप सिर्फ चैनल को सपोर्ट कीजिए और आने वाले दिनों में ही मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेके हाजिर होता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी हमारी ऑडिट पे आने वाली है जो हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। कम से कम 7-8 नंबर 10 नंबर के वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और पार्टनरशिप से 4-5-6 नंबर के क्वेश्चन हमारे बड़े आराम से आ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अस्थाई संपत्ति के मूल्य में कमी क्या कहलाती है? यानी कि जो हमारी अस्थाई संपत्ति होती है उनके मूल्य में जो कमी होती है वर्ष प्रति वर्ष या ईयर टू ईयर जो उसके मूल्य में कमी होती है, जैसे कि हमने 20,000 की संपत्ति ली, अगले साल जब उसको सेल करेंगे तो वो 19,000 की हो सकता है बिके या 18,000 की बिके, उसके अगले साल वो और कम की बिकेगी। तो इस कंडीशन में जो उसकी मूल्य की कमी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ह्रास, ऑप्शन नंबर बी है हानि और ऑप्शन नंबर सी है व्यय, ऑप्शन नंबर डी है लाभ। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं ह्रास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ह्रास के नाम से जानते हैं, जो कि वर्ष प्रति वर्ष किसी भी अस्थाई संपत्तियों पे लगाए जाने वाला ये मद है। ठीक है ना, तो अस्थाई संपत्तियों के मूल्य में जो कमी कहलाती है उसको हम ह्रास के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 है दायित्व में कमी हमारा क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि जहां हमारी लायबिलिटी में कमी होती है, दायित्व में कमी होती है, यानी कि जहां हमको क्रेडिट्स का भुगतान 8-10 हज़ार करना है, अगर हमने भुगतान करते करते उसका जो लायबिलिटी है अब 2,000 तक आ गई है, तो इस कंडीशन में जो हमारे पैसे देने की जो प्रोसेस थी उसमें जब कमी आती है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? ठीक है, दायित्व में कमी जब आती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हानि के नाम से, ऑप्शन नंबर बी है लाभ के नाम से, ऑप्शन नंबर सी है व्यय के नाम से और ऑप्शन नंबर डी है प्राप्ति के नाम से। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि दायित्व में कमी हमारा लाभ कहलाता है। ठीक है, व्यय और प्राप्ति और हानि नहीं कहलाता बल्कि वो लाभ कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। आपको टाइम टू टाइम आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। एक्चुअली गर्मी बहुत है इसलिए वीडियो को शूट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।